जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। काइंडली कंफर्म कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है। यस मैम। ओके फाइन। जस्ट कंफर्म ही मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है। चलें हम अपनी आपका आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को मॉड्यूल 2 के ये जो शुरू के 6 टूल्स थे इनको रन करना बताया था, इनके पर्पस बताए थे कि क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। आज जो हम जो रिमेनिंग हमारे टूल्स हैं उनको कंक्लूड करेंगे, और अगर टाइम बचा तो फिर इससे आगे के जो स्टेप्स थे मॉड्यूल 3 का जो हमारा स्टेप 1 था उसके ऊपर हम जाएंगे, जिसमें हम सीक्वेंस एनालिसिस को देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस पे शुरू करते हैं। अगर पिछले जो हमारा लेक्चर था उसके हवाले से क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब का जो है अपलोड कर दी गई थी, लेकिन उसमें जो मुझे ईमेल ईमेल एड्रेस के साथ वीडियो को लिंक करना होता है उसमें थोड़ा सा इशू चल रहा है। वो रिजॉल्व हो जाता है तो मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगी। यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है बट शेयरिंग उसकी अभी फिलहाल नहीं हो सकी है। ठीक है, इसीलिए जूम का जो है मैंने आप लोगों को लिंक उसी दिन भेज दिया था, ताकि कोई भी आप में से उसको सुनना चाहता है, मजीद दोबारा से समझना चाहता है, या जिन्होंने क्लास नहीं ली है तो उसको वो अटेंड कर सकें। yes, any other question from a previous lecture? और इफ नॉट तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। अपना हमारा आज का जो फर्स्ट टूल है जो हम डिस्कवर करना चाहते हैं वो है हमारा ट्रांसलेट टूल। अच्छा, पहले तो मैं ट्रांसलेट टूल के हवाले से बता दूं कि जो आपका ट्रांसलेट टूल है, हम सिंपल आप अगर चाहें तो यहाँ से भी लिख कर जा सकते हैं, ट्रांसलेट टूल लिख कर आप सिंपल, और वो जो मैंने लिंक दिया है आप वहां से भी जा सकते हैं। ठीक है, एक्सपेजी जो है हमारा एक जिस तरह से एनसीबीआई एक सर्वर है, इसी तरह एक्सपेजी भी एक सर्वर है जिसपे डेटाबेसेस और डिफरेंट टूल्स जो हैं ओपनली रखे हुए होते हैं। ट्रांसलेट टूल जो है एक्सपेजी का एक टूल है जो बेसिकली करता क्या है कि अगर आपके पास आपका डीएनए का सीक्वेंस मौजूद है तो ये इस डीएनए के सीक्वेंस को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, यानी कि आप अपने डीएनए को प्रोटीन की लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं यूजिंग ट्रांसलेट टूल। होता कैसे है, ये फंक्शन कैसे करता है, उसके लिए हम थोड़ा सा आ जाते हैं पेंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं आपको मतलब ये वर्क कैसे करता है मैं वो आपको थोड़ा बताना चाह रही हूँ। कि देखें, फॉर एग्जांपल इफ 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 दिस इज अ जीन सीक्वेंस या डीएनए सीक्वेंस। आप सबको पता है कि डीएनए जो है आपका ATCG का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ATCG, सॉरी, CC, AATTGGCC, AATT, मतलब ठीक है। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पर सिंपल आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताया है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये डीएनए का सीक्वेंस है। वंस आप जब इस ये फॉर एग्जांपल आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ जा रहा है, तो जब हम ट्रांसलेट टूल को इसे देते हैं तो आप सबको आई आई होप कि ये बात पता होगी कि जब भी आपका डीएनए कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, और फिर एमआरएनए प्रोटीन के अंदर जब कन्वर्ट होता है, ये दोनों प्रोसेस आपके ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कहलाते हैं। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए का बनना जो होता है उसमें सिंपल आपका क्या होता है कि आपका ये जो टी है, ठीक है, टी की जगह आपके पास सिंपल क्या आ जाता है, यू आ जाता है। यानी कि जहां पर भी आपके टी लगा हुआ होता है उसकी जगह आपके पास सिंपल यहाँ पर क्या आ जाता है,
मैं इसको बता देती हूँ आपका टी जो है वो, सॉरी, यू के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो जहां जहां पर भी आपके पास टी आता जाता है, तो वहां पर आपके पास यू यू जो है वो आगे की तरफ मूव होता चला जाता है, ठीक है। और इसी तरह ये मूव करता रहता है आगे की तरफ। क्लियर? अच्छा, अब हमने, हाँ, करना क्या होता है, ये आपका डीएनए जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर एमआरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। अभी जो प्रोटीन में कन्वर्जन होती है ना, ये एक्चुअली होती है इस तरह से। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप जाएं यहाँ पर गूगल पे, अगर आप लिख लें कोडॉन चार्ट या टेबल लिख लें, तो देखें आपके, ये फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एक इमेज को ओपन कर लेती हूँ। देखें ये आपका एक कोडॉन चार्ट है। जाते हैं हम थोड़ा सा, ये आपका, मैं इसको पीछे ही करूँ, यहाँ से ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, ये आपका जो है कोडॉन चार्ट है। होता क्या है कि देखें आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपका एमआरएनए सीक्वेंस है, ठीक है। यानी कि ए के नीचे ए आ जाएगा, टी के नीचे यू आ जाएगा, जी के नीचे जी, सी के नीचे सी, जी के नीचे जी। तो आपका सेम स्ट्रिंग बन जाएगा, डिफरेंस जो है वो टी और यू का रहेगा, ठीक है। अब होता बेसिकली क्या है कि जब आपका एमआरएनए पूरा बन जाता है, ये दिस इज अवर डीएनए, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है ये हमारा आरएनए है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जो बनती है वो हमारी बनती है प्रोटीन। अब प्रोटीन बनने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, हमें चाहिए होते हैं कोडॉन। कोडॉन क्या होते हैं, दे आर द 3 न्यूक्लियोटाइड, या आपकी नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं उनको हम कह रहे होते हैं सिंपल कोडॉन। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपके तीन तीन, ये आपके फॉर एग्जांपल ये शुरू के तीन हम ले लेते हैं, तो ये तीन, ये मैं इसको यहाँ से बता देती हूँ। ये तीन न्यूक्लियोटाइड जो हैं आपके मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं, और एक कोडॉन कोई भी एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा होता है। फिर उसके बाद आगे वाले तीन, फिर उसके बाद आगे वाले तीन, इस तरह से ये कहानी जो है आपकी आगे की तरफ फॉरवर्ड होती रहती है, ठीक है। अब लेट सपोज ये जो पहला कोडॉन है ए टी जी, यानी कि टी को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं यू से, तो ये ए यू सी बनता है। तो अब आ जाते हैं हम अपने कोडॉन चार्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ए यू सी जो है, ए यू सी हियर, ठीक है, ये किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, इट इज कोडिंग फॉर आइसोल्यूसिन, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि इस पहले कोडॉन के नीचे जो हमारी प्रोटीन का जो कोड बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो हमारा आइसोल्यूसिन बन रहा है, आई ई, ठीक है, आइसोल्यूसिन। ये अगर सिंगल लेटर में लिखूं तो ये हमारा आई बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरा कोडॉन है, जिसमें आता है आपके पास जी, जी और फिर जी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दोबारा कोडॉन चार्ट की तरफ कि जी, जी और जी, तीन जी जो है वो आपके क्या बना रहे हैं, देखें तीन जी जो हैं वो आपके बना रहे हैं ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अब हमने सिंपली क्या करना होगा, इसके नीचे हमारा ये जो दूसरा कोडॉन है, इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा जी एल वाई ग्लाइसिन, ठीक है, जी एल वाई ग्लाइसिन, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल जी से। तो इसी तरह से हमारे ये जो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये कोडॉन बनाते चले जाएंगे, और ईच एंड इंडिविजुअल कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड बनाता जाएगा। ये अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए लिंकअप होते चले जाएंगे और प्रोटीन का एक प्राइमरी सीक्वेंस, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना कि आपका डीएनए जो है किस तरीके से प्रोटीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस जो है आपका सॉल्व किया जाता है, या आप इसको इन सिलिको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसलेट टूल। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई जीनोमिक रीजन है जिसको आपने सीक्वेंस करवाया है, चाहे वो सेंजर सीक्वेंसिंग करवाई है या आपने एनजीएस सीक्वेंसिंग कराई है, तो आफ्टर जो है अलाइनमेंट, आफ्टर मैपिंग,
जीनोम के, आप पूरे जीनोम को जब मैप कर लेते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि उस जीनोम के अंदर जीन्स को फाइंड आउट करना, यानी कि उन रीजन्स को फाइंड आउट करना जो कि प्रोटीन कोडिंग रीजन है। ठीक है, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें ये कोडॉन और इन सब चीज़ों की नो हाउ होना ज़रूरी होती है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इस टूल के ज़रिए अपने जीन रीजन को जो है वो प्रोटीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो कन्वर्जन होता है ना, ये आपके 6 रीडिंग फ्रेम की फॉर्म में होता है। ठीक है, 6 रीडिंग फ्रेम क्या होते हैं, ये आपके 6 रीडिंग फ्रेम जो है वो बनते हैं। ठीक है, अब 6 रीडिंग फ्रेम क्या होते हैं, पहला फ्रेम 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ होता है। ठीक है, दूसरा फ्रेम भी 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ होता है। फिर तीसरा फ्रेम भी 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ होता है। फिर चौथा फ्रेम जो है ना वो आपका 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो है अगेन 5 प्राइम से 3 प्राइम, और फिर 6 फ्रेम जो हमारा वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ होगा। अब इन फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह दें कि शुरू के जो 3 फ्रेम्स हैं ये आपके फॉरवर्ड स्ट्रैंड, या हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम कह रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये होता है कि देखिए आपका जो पहला फ्रेम बनता है, यानी कि प्रोटीन का जो पहला फ्रेम बन रहा है, प्रोटीन का जो कन्वर्जन हो रहा है डीएनए से, उसमें सबसे पहले रीडिंग फ्रेम में क्या होगा कि आपका पहले पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा और तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये आपका एक कोडॉन बना रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर हमारा आइसोल्यूसिन बना। ठीक है, तो हमारा जो पहला रीडिंग फ्रेम है ना, देखिए इसमें आपकी प्रोटीन बन रही है, पहला पहला अमीनो एसिड जो है वो आइसोल्यूसिन हो गया, और दूसरा जो है वो आपका ग्लाइसिन हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो सेकंड रीडिंग फ्रेम बनेगा ना, मैं इसकी बात करें, अब इसमें क्या होगा कि आपका ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड है ना, इसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, या आप इसको कैंसिल कर देते हैं। तो अब जो हमारा कोडोन बनता है उसमें हमारे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो कोडोन बनेगा पहला वो क्या हो जाएगा, यूसीजी। अब यूसीजी को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यूसीजी को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यूसीजी, ये यूसीजी जो है वो सीरीन को कोड करता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा न्यूक्लियोटाइड जो अमीनो एसिड जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सीरीन हो जाएगा। इसी तरह जो तीसरा रीडिंग फ्रेम है, सॉरी, जो तीसरा रीडिंग फ्रेम है इसमें क्या होगा कि हम शुरू के 2 न्यूक्लियोटाइड को स्किप करेंगे, ए को भी और टी को भी। तो अब हमारा जो कोडोन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो जी से बनेगा। सी जी जी, अब अगर हम देखते हैं अपने कोडोन में जाके, तो सी जी जी जो है, ये सी जी जी जो है वो आर्जिनिन को कोड कर रहा है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे दोबारा, तो हमारा ये जो तीसरा रीडिंग फ्रेम है ये हमारा आर्जिनिन को कोड से शुरू होगा। ठीक है, अच्छा फिर इसी तरह ये हमारे 3 जो है वो रिवर्स फ्रेम होंगे। जिस तरह से हमने फॉरवर्ड स्ट्रैंड बनाए थे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से हम अपने रिवर्स स्ट्रैंड भी बनाएंगे। पहले कहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे कि शुरू के 3, सॉरी लास्ट के 3 अमीनो एसिड ए। अब ए को अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये ए हमारा ये रहा। ठीक है, तो हमारा ये लाइसीन बना रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड का जो सीक्वेंस है वो कहाँ से शुरू होगा, क्या बना रहा था, ये एलानीन, ए ये लाइसीन बना रहा था। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर जो पहला अमीनो एसिड होगा वो हमारा लाइसीन होगा। फिर उसी के बाद जो हमारा ये पांचवा रीडिंग फ्रेम बनेगा, पांचवा जो हमारा रीडिंग रीडिंग फ्रेम बनेगा, इसमें हम पहले वाले ये जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है इसको स्किप कर देंगे। फिर सेकंड लास्ट, थर्ड, और फिर उससे आगे वाला, यानी कि ए सॉरी ए सी। अब ए सी को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ए सी जो है वो आपका ये रहा, ये स्पैरेजिन बनाता है। ठीक है, तो हम आ जाएंगे दोबारा, ये हमारा स्पैरेजिन हो जाएगा एन। फिर उसके बाद हमारा जो चौथा 6 रीडिंग फ्रेम है, 6 रीडिंग फ्रेम में हम क्या करेंगे कि हम जाते हैं दोबारा, 6 रीडिंग फ्रेम में हम ये लास्ट के 2 को न्यूक्लियोटाइड को छोड़ेंगे और फिर अपना कोडॉन बनाना शुरू करेंगे, यानी कि ए सी जी। ठीक है, अब ए सी जी को अगर हम देखें, तो ए सी जी जो है हमारा वो ये थ्रियोनिन बना रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना यहाँ पर थ्रियोनिन जो है वो प्लेस कर देंगे।
क्लियर। इसी तरह से हमारी प्रोटीन के जो है वो आगे के रीजन चलते रहेंगे। ट्रांसलेट टूल क्या करता है, ये यही काम आपको कंप्यूटेशनली करके देता है, ठीक है। अब इसको पहले मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगी, फिर उसकी फर्दर हम डिटेल के अंदर जाएंगे कि इसके रिजल्ट्स को जो है वो कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। अब उसके लिए डेफिनेटली मुझे क्या चाहिए, मुझे एक डीएनए का सीक्वेंस चाहिए, डीएनए का रीजन चाहिए, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि इसके अंदर आपका कहीं कोई प्रोटीन कोडिंग बन रहा है या नहीं बन रहा। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, आप यूनिप्लॉट से भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप एनसीबीआई पे जाएं। और मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड डेटा बैंक बताया था, या हम यूनिप्लॉट केबी से भी जा सकते हैं, ठीक है। हम यूनिप्लॉट केबी पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनोलेज एक एंजाइम है, उसको ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसमें से मैं कोई भी उठा लेती हूँ, लेट सपोज मैं ये पहले वाला उठा लेती हूँ, इनोलेज फ्रॉम ह्यूमन, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर आप जब नीचे आते हैं ना सीक्वेंस के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ ऊपर ही जो है ना, ये तो आपका प्रोटीन का सीक्वेंस हो गया ना, यहाँ आपके पास ऊपर ही या नीचे कहीं जो है इसके डीएनए की सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन भी जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। वो मैं आपको बता देती हूँ अभी कि वो किस स्टेप से आपको मिल जाएगा। ये देखें आप, ये जो सीक्वेंस डेटा बैंक, ये आपके सीक्वेंस एंड आइसोफॉर्म ही के अंदर जब सीक्वेंस डेटा बैंक में आएंगे, तो यहाँ पर देखें ये जो आपकी ये जो प्रोटीन है इनोलेज, यही जो प्रोटीन है इसकी जीन जो है वो ईएमबीएल डेटा बैंक में भी मौजूद है, जैन बैंक में भी मौजूद है, और डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान में भी मौजूद है, ठीक है। और ये इसका एमआरएनए सीक्वेंस है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जैन बैंक पे क्लिक करती हूँ तो ऑटोमेटिकली हम चले जाएंगे एनसीबीआई के न्यूक्लियोटाइड डेटा बैंक के ऊपर, ठीक है। ये आपका जेन बैंक का पूरा आ गया, दिस इज द एमआरएनए, दिस इज आपका इनोलेस का जो है वो फ्रेगमेंट लिया गया है, तकरीबन इसमें 1299 बेस पेयर्स जो है मौजूद हैं। हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसका यहाँ से फास्टा फॉर्मेट ले लूंगी, ठीक है। और ये मैंने सीक्वेंस इसका, इस जीन का जो सीक्वेंस है मैंने यहाँ से लिया, कॉपी किया, और इसको हम ट्रांसलेट टूल पे जाके सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसलेट करने से पहले ही कहते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि देखें, ये बात हमें पता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें क्या कहती है कि नॉर्मली जब प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होती है तो आपका जो पहला अमाइनो एसिड होता है वो फॉर्माइलेटेड यानी कि आपका मॉडिफाइड मिथ्योनिन अमाइनो एसिड होता है। और नॉर्मली जब भी आपके पास स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं, देर आर 3 स्टॉप कोडॉन्स, वो आपको मैं यहाँ पर भी दिखा सकती हूँ कोडॉन चार्ट के अंदर। ये देखें आपके पास ये दो आपके यूएए, यूएजी और यूजीए, ये तीन अगर कोडॉन आ जाते हैं तो आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। जबकि मिथ्योनिन जो है वो एयूजी कोडॉन के साथ जो है कोड होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारी जो प्रोटीन है एक्चुअली इसको हम 6 रीडिंग फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोटीन प्रोडक्ट आ रही है वो कौन से फ्रेम से आ रही है, फ्रेम 1 से, 2 से, 3 से, 4, 5 या 6 से आ रही है। उसके लिए सिंपली हमने क्या करना था, हमने ट्रांसलेट टूल पे जाके इसको पेस्ट किया। दूसरा, अब हम यहाँ पर इसको एक और चीज बताएंगे कि जो आउटपुट आए ना, तो वहां पर जहां पर भी मिथ्योनिन आ रहा हो उसको ये 3 लेटर से लिख दे, यानी कि एम ना लिखे बल्कि उसको MET लिखे, मिथ्योनिन, ठीक है, ताकि वो सीक्वेंस के अंदर प्रोमिनेंट नजर आए। और जहां पर स्टॉप कोडॉन्स आ रहे हैं वहां पर ये स्टॉप लिख दे, ठीक है। दूसरा ये तरीका हो सकता है, जहां पर मिथ्योनिन आए वहां पर ये कैपिटल M लिख दे, और जहां स्टॉप आ रहा हो वहां पर ये स्पेस डाल दे, ठीक है। बट मैं ये प्रेफर करती हूँ, मुझे ये थोड़ा सा विजुअल जो है वो ज्यादा अपीलिंग लगता है कि जहां पर मिथ्योनिन आए उसको ये 3 लेटर मिथ्योनिन के साथ शुरू करे, और फिर जहां पर स्टॉप आ जाए उसको ये स्टॉप के तौर पर जो है वो लिखे। अगेन मैं ये कह रही हूँ कि जो डीएनए सेगमेंट है इसका जो फॉरवर्ड और रिवर्स है ये तीनों में
बल्कि सिक्स सिक्स जो इसके फ्रेम बनेंगे वो ये ऑटोमेटिकली खुद ही रीड, पहले कन्वर्ट करेगा सिक्स रीडिंग फ्रेम में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसलेशन करेगा। देन उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करती हूँ। तो जैसे ही मैंने ट्रांसलेट किया, देखें नीचे ही आपके पास यहाँ पर ये देखें आपके पास सिंपल ये प्रोटीन जो है बनना शुरू हो गई है, मतलब प्रोटीन जो है कन्वर्जन इसने बता दी है। अब लेट सपोज देखें ये जो हमारा पहला रीडिंग फ्रेम है, इसमें ये कहते हैं कि मिथ्योनिन कई जगह पे आ रहे हैं जो कि हाईलाइट हुए हैं, ठीक है। और फिर फाइनल जो भी आपका माइनस है वो यहाँ पर एंड हो गया है। जबकि दूसरे केस में आप ये देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ मिथ्योनिन शुरू हुआ, फिर थोड़ी देर बाद स्टॉप आ गया, या यहाँ पर मिथ्योनिन शुरू हुआ फिर थोड़ी देर बाद स्टॉप आ गया, फिर मिथ्योनिन शुरू हुआ फिर थोड़ी देर बाद स्टॉप आ गया। नॉर्मली ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो कहना चाहिए कि हकीकत में मौजूद नहीं होती हैं। आपको पता है कि प्रोटीन जो है नॉर्मली, एक एवरेज की बात कर रही हूँ, नॉट हमेशा की उसके हवाले से बात कर रही हूँ, एवरेज जो प्रोटीन की लेंथ होती है वो आपकी 250 से 400 450 अमाइनो एसिड की होती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ प्रोटीन प्रोडक्ट, तो इसमें तो जस्ट क्या आपके पास 50 या 60 अमाइनो एसिड्स आते हैं और फिर स्टॉप कोडॉन आ जाता है। तो आपके ख्याल से ये रीडिंग फ्रेम जो है, क्या वो कोई प्रॉपर प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा? तो आंसर इज नो। ठीक है, इसी तरह से आपके पास इसमें तो कोई भी बजाहिर मिथ्योनिन से शुरू होकर स्टॉप कोडॉन नहीं आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा जो रीडिंग फ्रेम है, इसमें एक हम फिर भी कह सकते हैं कि हाँ ये एक चांस है कि एक प्रोटीन जो है वो यहाँ पर शुरू हो रही है, एक रीडिंग फ्रेम यहाँ से शुरू हो रहा है प्रॉपर, जिसमें कुछ तकरीबन 150 के करीब या 200 के करीब कुछ अमाइनो एसिड आते हैं, और फिर स्टॉप कोडॉन आता है। तो हो सकता है ये भी एक प्रोटीन प्रोडक्ट इस जीन से बन जाए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो हमारे रिवर्स फ्रेम है नीचे वाले, उन पे आ जाते हैं। तो उनमें भी आप ये देखें बहुत छोटे छोटे से स्ट्रिंग बन रहे हैं, मिथ्योनिन से शुरू होती है कहानी, और थोड़ी देर बाद स्टॉप, फिर मिथ्योनिन से शुरू होती है फिर स्टॉप, फिर मिथ्योनिन से शुरू होती है फिर स्टॉप। फिर इसी तरह ये जो बाकी के हमारे रीडिंग फ्रेम है, इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आ रही है, माँ सिवाय इसके कि जो हमारा सबसे पहला वाला रीडिंग फ्रेम है। तो बाहिर ऐसा लगता है कि हमारी जो जीन रीजन है वो, उसमें जो उसका जो प्रोटीन प्रोडक्ट है वो एक्चुअली हमारा ये पहले वाला रीडिंग फ्रेम है, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन जो है वो बन रही है, उसकी फॉर्मेशन जो है हमें नजर आ रही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जीन को प्रोटीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं ट्रांसलेट टूल के हवाले से जो आपको समझ ना आया हो? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैम ये जो थ्री सिक्स रीडिंग फ्रेम्स है ना, ये तो यूक्रियोट्स में होते हैं। प्रोक्रियोट्स में तो नॉर्मली हम ये रीडिंग फ्रेम्स नहीं होते ना, तो उसमें भी ये प्रोसेस करना पड़ेगा ये यही जो फ्रेम का है कि नहीं, उसके लिए दूसरा कोई वेब टूल होगा फिर प्रोक्रियोट्स के लिए? ये दोनों के लिए काम करेगा, ये दोनों के लिए काम करेगा। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, ये दोनों के लिए होगा, सिंपल एक ही होगा जो दोनों के लिए काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये रिवर्स फ्रेम का पूछना था कि रिवर्स फ्रेम क्या होता है और इसमें भी क्या मिथेयोनिन से ही स्टार्ट होता है? देखिए मिथ्योनिन हमारा कहा ये जाता है, मिथ्योनिन देखें, एक बात बताऊं, मिथ्योनिन आपका प्रोटीन कभी भी बनती है ना, ये जरूरी नहीं है कि अमाइनो एसिड पहले हमेशा मिथ्योनिन होगा, बट फॉर द सेक ऑफ प्रोटीन की सेफ्टी के लिए जो आपका जो पहला इनिशियल अमाइनो एसिड सपोज किया जाता है वो मिथ्योनिन तो होता है, लेकिन वो भी फॉर्माइलेटेड होता है, यानी कि उसको भी मॉडिफाई कर दिया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहें, तो यहाँ पर हम ये कहें कि मिथ्योनिन से शुरू होता है, फिर यहाँ पर एल के ऊपर खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये जो प्रोटीन है, बिकॉज देखिए मैंने जो मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने जो सीक्वेंस उठाया है ना वो एक एमआरएनए का सीक्वेंस उठाया है, ठीक है। एमआरएनए यानी कि वो रीजन जो कि प्रोटीन की एक्चुअल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब प्रोटीन की एक्चुअल प्रोडक्ट में पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन होना ये जरूरी नहीं है, प्रोटीन बन जाती है, वो मिथ्योनिन बाद में रिलीज हो जाता है, पूरी प्रोटीन बन जाती है, वो मिथ्योनिन बाद में रिलीज हो जाता है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपका एक्टिव प्रोटीन होता है, ठीक है। इसी तरह स्टॉप कोडॉन भी यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा इसके अकॉर्डिंगली। अब इसी में अगर आप नीचे आ जाए ना, देखिए यहाँ जेन बैंक में आ जाए, यानी कि इनिशिएटर एज अ मिथेयोनिन होता होगा, बाद में वो रिलीज हो जाता वो होगा। रिलीज हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर देखें ना, तो यहाँ पर आपको ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि एक सेकंड, ये देखें आपका यहाँ पर ये प्रोटीन सीक्वेंस आ गया आपका, ठीक है। अब ये देखें, ये कह रहा है SIQKI, ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि जो जीन है ये इस प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। इसके ये शुरू के अमाइनो एसिड है और ये लास्ट के अमाइनो एसिड है, RNPSVL,
ठीक है। अब ये देखें आपके RNPSVL। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो प्रोटीन प्रोडक्ट इसने बनाई है बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो कि हमें यहाँ पर भी एनोटेशन होकर आ रही है। इसी तरह जो शुरू के अमीनो एसिड है वो SIQ K। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आप देखें तो SIQ K। ठीक है, तो हमारा ये वाला सीक्वेंस भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है और ये एंड भी प्रोडक्ट वही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिथ्योनिन है वो हमारा यहाँ से रिलीज हो चुका है। प्रोटीन जब बनी होगी यकीनन लगा होगा एज अ इनिशिएटर, देन वो रिलीज हो गया होगा, ये आपकी प्रोटीन जो है एक्टिव फॉर्म के अंदर आ गई होगी। जो भी इसका फंक्शन होगा वो इसने परफॉर्म किया होगा। ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब हम अगर आपके पास एक रॉ डेटा होता है ना, DNA का रॉ डेटा होता है या जीनोम का रॉ डेटा होता है, उसको उठा के जब आप इसके अंदर डालते हैं तो फिर आपको एक्चुअल पता चलता है कि आपके पास रीडिंग, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला फ्रेम बता रही हूँ ना, ये फोर्थ फ्रेम जो है, ठीक है, ये भी चांस है। देखें ये जो mRNA है ना, इसमें चांस है कि आपके पास हो सकता है एक ये प्रोटीन प्रोडक्ट भी बन जाए, बिकॉज ये एक अच्छा खासा लेंदी प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक कॉलम के अंदर 60 अमाइनो एसिड्स आते हैं तो ये मोर देन तकरीबन 150 के करीब अमाइनो एसिड बन रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पॉसिबल है, हो सकता है ड्यू टू एनी म्यूटेशन या कोई इफेक्ट आपका ये mRNA जो है वो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाता हो, एक वो प्रोडक्ट बनाता हो सकता है एक ये प्रोडक्ट भी इसमें बनती हो। पर ठीक है, इसके ऊपर कोई अभी फिलहाल लिटरेचर मौजूद नहीं है तो हम कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू दैट हम ये कह सकते हैं कि जो इसका रिवर्स फ्रेम होगा, रिवर्स का जो फर्स्ट फ्रेम होगा, वो आपका एक और प्रोटीन प्रोडक्ट जो है वो बना सकता है, पॉसिबल है। ठीक है। अभी जो आपने ह्यूमन mRNA NCBI का बताया, तो वहां पे जो ट्रांसलेशन, वो वाली विंडो पे जाइएगा मिस। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखें, ट्रांसलेशन करके इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में आपको जो mRNA एज अ प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेम तो यही हुआ ना, जो यहाँ पे एज अ जी, ट्रांसलेशन प्रोडक्ट शो हो रहा है। एज ए मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये मैंने उठाया ही mRNA है, लेकिन हाँ। एक्चुअली ट्रांसलेट टूल का जो काम होता है ना, वो देखिए आपको तो नहीं पता ना कि mRNA कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक जीन का सेगमेंट या एक जीनोम का एक सेगमेंट जो है वो सीक्वेंस करवाया है। लेट सपोज वो 4-5 हजार न्यूक्लियोटाइड का है। आपको नहीं पता कि इस 5-6 हजार का जो न्यूक्लियोटाइड का डेटा मेरे पास आया है, आइदर ये कोई प्रोडक्ट प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है। वहां आप इस आपका जो भी जीनोमिक DNA होगा ना या जो सेगमेंट ऑफ DNA होगा, आप उस उठा के उसको यहाँ पर डालेंगे और फिर आपके पास ये जो रीडिंग फ्रेम्स आएंगे उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द डेटा आप इंटरप्रिटेशन करेंगे कि भाई ये जो हमारा जीनोमिक रीजन है इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो ये प्रोटीन बन सकती है, ये प्रोटीन। अच्छा देखें, ये तो मैंने चूंकि एक नॉन उठाया था तो मुझे पता है कि भाई ये प्रोटीन प्रोटीन प्रोडक्ट बन गई। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि इस केस में एक ये प्रोटीन प्रोडक्ट भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी केस में शायद ये बन सकता हो कि इसका रिवर्स स्ट्रैंड का जो फर्स्ट फ्रेम है वो एक ये प्रोटीन प्रोडक्ट भी बना सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल एज अ प्रोटीन प्रोडक्ट के तौर पर ले रहे हैं ना, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इस डेटा को यहाँ से जस्ट कॉपी करेंगे और फिर इसको जो भी मैंने ब्लास्ट करना आप लोगों को नहीं सिखाया लेकिन हम सिमिलैरिटी सर्चेस के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइदर ये वाकई में कोई प्रोटीन प्रोडक्ट है भी कि नहीं। मतलब जब हम ब्लास्ट करेंगे तो ब्लास्ट जो है वो इस जैसे सीक्वेंस डेटा बैंक में तलाश करने की कोशिश करेगा और वहां अगर हमें कोई प्रॉपर प्रोटीन मिलती है जो कि इस रीजन के साथ अलाइन कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक चांस है जरूर कि ये mRNA अगर को इसका जो रिवर्स स्ट्रैंड है वो अगर कोड करने लग जाए तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ये दूसरी प्रोटीन प्रोडक्ट भी इसी रीजन से बन सकती है। ठीक है। भाई ये अगेन उस वक्त होगा जब हमारे पास एक जीनोमिक DNA है और हमें नहीं पता कि इसका रिवर्स स्ट्रैंड प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा या इसका फॉरवर्ड स्ट्रैंड आपका जो है प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसलेट टूल जो है वो आपको तमाम रीडिंग फ्रेम के हवाले से क्लियर पिक्चर जो है वो दे देता है। ठीक है। जी आगे मूव करूं मैं। मैम एक सवाल है मेरा। जी बोलें। ये जरूरी है कि ये 6 फ्रेम मेथड के जरिए ही ट्रांसलेट करे ये वाला टूल? ये 6 रीडिंग फ्रेम में ही होता है, जिस तरह से रूल्स है ना, देखें मैंने भी आपको कोडॉन का बताया। ठीक है। तो दीज आर सिंपल रूल है, ये एक्चुअली इस टूल के लिए डिफाइन नहीं, प्रोटीन की ट्रांसलेशन
के लिए ये फिनोमेना बताया गया है कि चांसेस हैं कि प्रोटीन इससे, ऑप्शंस हैं कि इससे प्रोटीन जीन जो है वो अपनी प्रोटीन प्रोडक्ट बना सकती है। उसी तो, इज माय वॉइस क्लियर? मैम आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। काइंडली कंफर्म, ही मेरी आवाज। ब्रेकिंग, वी कैनॉट हियर। हेलो मिस, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आपकी क्लियर। ओके। ये जूम ने कुछ बीच में ऑप्शन दे दिया था, एक्चुअली वो ब्लॉक हो गया था बीच में। मैं इसको दोबारा से यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी, हम बात ये कर रहे थे कि ये ऑप्शन जो है आपके लिए ज्यादा करामत उस वक्त होता है कि जिस वक्त आप जो है वर्किंग कर रहे हैं किसी ऐसे जीनोम के ऊपर, सॉरी, किसी ऐसे जीनोम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि जिसके जिसकी आपको इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि जो आपका जीनोम का सेगमेंट है ये आइदर कोई जीन प्रोडक्ट बनाता है या नहीं बनाता। तो वहां पर जो है ट्रांसलेट टूल जो है वो आपको एक हेल्दी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। जी, यस, मैं कुछ। जी बोलें। मैम ये जो इस टूल में नीचे है ना स्टैंडर्ड, ड्रॉप डाउन मेन्यू में, उसको अगर क्लिक कर, अभी मैंने उसको क्लिक किया ना, तो उसको क्लिक करने के नीचे बहुत सारे और ऑप्शंस भी आते हैं। ये 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 इधर स्टैंडर्ड एक ऑप्शन है ना, ये स्टैंडर्ड कोडान का है ना, ये एक जो सेकेंड। फ्रेम। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। आप इसकी बात कर रहे हैं ना? ठीक ये है। ये ये अब यहाँ पर ही देखें, इन्होंने ये स्टैंडर्ड जो है वो हर एक के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। बट अगर आप जिनोम स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ वर्टिब्रेट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, यीस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए,
मोल्ड प्रोटोजोआ या फिर सी एलिगेंस वगैरह जो या माइकोप्लाज्मा होते हैं उनके लिए। तो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वहां पर आपके जो कोडोन की जो कोडोन का आप ये कह सकते हैं कि चार्ट थोड़ा सा वेरी करता है। तो डेफिनेटली जब आप उसको उसके अकॉर्डिंगली देंगे तो आपका ट्रांसलेशन वहां होगा। अदरवाइज अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप सिंपल जो हमारा स्टैंडर्ड टूल है आप सिंपल उसी को चलाएंगे। ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो है वो ऑल के ऊपर वर्क करेगा, बट अगर आप स्पेसिफिक हैं किसी पर्टिकुलर्स के लिए तो फिर आपको कंफर्म है तो आप यहाँ से उसको पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके मैडम। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जो कि हमारा होगा सीपीजी आइलैंड, या किस तरीके से हम अपना जीसी प्लॉट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम ये एम्बोस का सीपीजी प्लॉट जो है उसको यूज करेंगे। अगेन मैं गूगल पे जाती हूँ, एम्बोस का सीपीजी प्लॉट। अब ये सीपीजी प्लॉट होता क्या है देखें, आप लोगों को शायद मैंने पहले ही बताया हो कि हमारा डीएनए जो है उसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है। फिर मैंने शायद आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर हमारा हमारा जीनोम जो है उसके अंदर जी और सी का कंटेंट जो है अगर ज्यादा होगा तो हमारा डीएनए जो है इतना ही स्टेबल होगा। ऑल्दो ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये इनबिल्ट है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। हर जीनोम का एक पर्टिकुलर जो भी चीजें हैं वो डिफाइन है। ठीक है। बट यूकैरियोट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि हमारा जो जीनोम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ एक ह्यूमन जीनोम की बात करती हूँ, ह्यूमन जीनोम का जो एक सेल के अंदर जो टोटल डीएनए है उसके अंदर तकरीबन 3.2 बिलियन बेस पेयर्स पाए जाते हैं। 3.2 बिलियन बेस पेयर्स को अगर हम ये कहें कि क्या पूरा का पूरा जीनोम जो है वो जीन को कोड करता है, तो आंसर इज नो। हमारा सिर्फ टोटल जो जीनोम है ना, 3.2 बिलियन बेस पेयर का जो जीनोम है, इसका सिर्फ 3% जो है वो कोड करता है। आपको पता है 97% हमारा नॉन कोडिंग डीएनए है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके हवाले से अभी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। बट जो इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट 3% की है। हम ये कहते हैं कि अभी तक जितनी भी जीन्स जो कि लाखों के अंदर हैं जो नोन हुई है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ जीनोम के जो 3% है। ये कहा जाता है कि तकरीबन ऑल जो चीजें अब तक कवर हो चुकी हैं वो 3% के अंदर मौजूद हैं। यानी कि जो वेरिएशन आती है वो भी इन्हीं में आती हैं, जो डिजीज आती हैं वो भी यहीं आती हैं, और इसी के अकॉर्डिंगली हम सब एक दूसरे से चेंज जो है वो नजर आते हैं। अब ये जो 97% जंक डीएनए है या नॉन कोडिंग डीएनए है, ये एक्चुअली करता क्या है, इसके ऊपर साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। किसी का कहना यह है कि ये डीएनए के ये जो इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जो जेनेटिक रीजन्स हैं, जो कि ट्रांसक्राइब होते हैं, जीन रीजन है, ये उनको प्रोटेक्ट करता है। जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो केमिकल हैं या फिजिकल फैक्टर्स हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल यूवी रेडिएशन हो गई या कोई केमिकल से अगर हमारी बॉडी का एक्सपोजर होता है तो हमारे सेल्स को के अंदर आपको पता है कि यूवी और केमिकल जो है इनके एब्जॉर्बेंस जो है वो पॉसिबल है, और ये हमारे डीएनए को जो है वो डैमेज कर सकती हैं, वहां पर म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना ये है कि जो जंक डीएनए है आपका, नॉन कोडिंग डीएनए है, ये हमारे जीनोम को जो है वो इस तरह से कवर अप करता है कि हमारी उन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पोटेंशियल जीन्स जो हैं या जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ताकि ये जो हमारे अदर फैक्टर हैं हमारे एक्चुअल जीनोम को या हमारे कोडिंग रीजन को जो डिस्टर्ब ना कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कहते हैं कि हमारा जो नॉन कोडिंग जो डीएनए होता है इसके अंदर ज्यादातर हमारे सीपीजी आइलैंड जो है वो पाया जाता है। सीपीजी आइलैंड क्या कहलाता है, सीपीजी आइलैंड वो हिस्से होते हैं जिसमें जीसी कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है। अब ये जीसी कंटेंट डेफिनेटली ज्यादा होता है तो वहां पर हमारा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो भी स्टेबल होता जाता है, और डीएनए का स्ट्रक्चर स्टेबल होने का मकसद ही यही है कि जो हमारी जीन रीजन्स हैं उनको ये इस तरीके से प्रोटेक्ट करे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का जो डबल हेलिक्स है वो प्रोटेक्शन के अंदर रहे। ठीक है। उसके अंदर चेंजेस जो है वो ना होने पाए। तो अब इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने जीनोम के अंदर सीपीजी आइलैंड को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आइदर आपका जो सेगमेंट है या जिस जीनोम पे आप काम कर रहे हैं तो उसमें
कहाँ कहाँ पर सीपीजी आइलैंड जो है वो पाया जाता है। ठीक है, सीपीजी आइलैंड जो है इन्होंने कहा है कि इसके अलावा एक तो ये प्रोटेक्शन के हवाले से, मतलब स्ट्रेंथ के हवाले से काम करता है। इसके अलावा सीपीजी आइलैंड का एक और काम जो है होता है वो एजिंग के अंदर भी आता है। ठीक है, ये कहते हैं कि हमारे जीनोम के अंदर डेफिनेटली जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन जो है वो आती रहती हैं। मॉडिफिकेशन इन अ सेंस के इसके अंदर भी आपके पास जो है कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो म्यूटेट नहीं, एक्चुअली मॉडिफाई हो जाते हैं, यानी कि मिथाइलेटेड होते हैं, या हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। और वो चीजें जो है वो डिफरेंट फंक्शन से बिलोंग करती हैं। तो ये कहते हैं कि सीपीजी आइलैंड के अंदर भी अगर आपके ये जो सी और जी हैं इनके अंदर फर्दर कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाएं, कुछ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड्स आकर ऐड होने लगे, तो ये जो हमारे बालों का जो वाइट होने का प्रोसेस है या रिंकल्स आना स्किन के ऊपर, जो एजिंग प्रोसेस है एक्चुअली, वो जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। या ये कहा गया कि ये जो हमारा जीनोम है इसको जब एनालाइज किया गया, एक बच्चे का जो बिल्कुल यंग बच्चा होता है उसका जीनोम, फिर जो एक एडल्ट यंग होता है उसका जीनोम, और फिर जो ओल्ड लोग होते हैं जो ज़यीफ हो जाते हैं उनके जीनोम को अगर कंपैरिजन किया गया सेम जीनोमिक रीजन के अंदर, तो ये देखा गया कि जो एजिंग की वजह से ये जो सीपीजी आइलैंड है इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं। नॉर्मली जो हमारे एज्ड लोग होते हैं या फिर जिनमें एजिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका होता है, तो इस ये जो सीपीजी आइलैंड है इसके बहुत सारे अदर रोल भी हैं, ये तो मैं आपको दो बता रही हूँ। इसी तरह अब इन चीजों को आइडेंटिफाई करना कि इन सीपीजी आइलैंड को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है ये आपका टूल बनाया गया है जिसको हम सीपीजी आइलैंड कहते हैं, जो कि एम्बोस के ऊपर बताया मौजूद है। इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, हम चले जाते हैं अ, हम ले लेते हैं कोई जीनोम ले लेते हैं किसी का भी, फॉर एग्जांपल इकोलाई का ले लेते हैं। फिर मोर अप्रोप्रिएट कि अगर मैं, चले हम यहाँ पर आ जाते हैं जीनोम के पेज पे। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ये पहला वाले उठा लेती हूँ, दोनों एज अ रेफरेंस जीनोम है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन होता है। ये आपके रेफरेंस सीक्वेंस असेंबली है, और ये आपका, हम सिंपल यहाँ पर अगर जाते हैं डाउनलोड पे, तो ये कह रहे हैं आप जीनोम सीक्वेंस को डाउनलोड करना चाहते हैं या इसके एनोटेशन फीचर्स को, या सीक्वेंस एनोटेशन को, जीनोम कोडिंग फास्टा को, प्रोटीन फास्टा को, आप किसको जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि जीनोम सीक्वेंस जो है ना, सिंपल आप उसको जो है वो डाउनलोड कर दें। ठीक है, तो ये आपका एनसीबीआई डेटा सेट जिप के फॉर्मेट के अंदर आपके पास डाउनलोड डेटा जो है वो होकर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से ये जस्ट डाउनलोड होता है। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाता है, हम जाते हैं इसके ऊपर। इसको हम एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ पर से डायरेक्टली उठा रही हूँ। यह हमने फाइल यहाँ से उठाई। बाय द वे अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ ज्यादा बेहतर है। हम जाते हैं यहाँ पर डाउनलोड पर। ठीक है, और इसको हम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। तो हम ओपन विथ करवा देते हैं।
वर्डपैड पर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं ये फॉर एग्जांपल एक जीनोमिक रीजन जो है वो उठा लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा उठा लेती हूँ, ताकि इसमें हम कहीं कोई सीपीजी आइलैंड जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि आपको मैं रिजल्ट दिखा सकूं कि सीपीजी आइलैंड का जो रिजल्ट आता है वो कैसे आता है। अभी डेफिनेटली बहुत बड़ा जीनोम है, जबकि अभी जस्ट इकोलाई का है। और आप अभी कर्सर देखें अगर मेरा राइट हैंड साइड पर, तो हम जस्ट अभी कहीं ऊपर ही खड़े हुए हैं। ठीक है। तो मैंने जस्ट रेंडमली एक सीक्वेंस जो है यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्ट किया है और इसको मैंने कॉपी किया है। ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम आते हैं सीपीजी आइलैंड पर। यहाँ अपना सीक्वेंस जो है वो पेस्ट करते हैं। आई थिंक ये वाला सीक्वेंस। एग्जाम्पल यूज कर ले अगर ये नहीं हो रहा। जी। एग्जाम्पल रन कर ले, वो जो ऑप्शन आ रहा है वो यूज कर ले अगर ये नहीं हो रहा। वो जैन एक्चुअली वो एक और टूल है स्नैप जैन के नाम से, वो एक्सपायर हुआ हुआ है मेरे पास अभी, इस वजह से उस पर ओपन नहीं होगा ये। नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना ये एक ऑप्शन है कि आप अपना कोई पेस्ट कर ले, नहीं तो दूसरा ऑप्शन दिया है कि अच्छा, रन आप एक कह रहे हैं एग्जाम्पल का ले लूं? मैंने वो एग्जाम्पल वाला चला के एग्जाम्पल। देखा, उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा था एक्चुअली, इसलिए मैं चाह रही थी कोई आपको रिजल्ट वाला दिखा सकूं। ओके। इसको कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पर जस्ट पेस्ट किया। ठीक है। आप टाइटल इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मोर ऑप्शंस आते हैं। अगेन आपने विंडो साइज क्या रखना है, मिनिमम लेंथ जो है, यानी कि सीपीजी आइलैंड की जो मिनिमम लेंथ है हम पेपर्स वगैरह में देखते हैं वो 200 ही रखी जाती है। आप इसको बढ़ा सकते हैं बट इससे कम ना करिएगा। ठीक है। ऑब्जर्व्ड और फिर ये मिनिमम परसेंटेज जो है, मिनिमम परसेंटेज की सीपीजी कितना होना चाहिए, मतलब जो आपका सिलेक्टेड डीएनए है इसमें कितने सीपीजी होने चाहिए जिसको आप कहें कि ये आइलैंड बने, तो हम इसको 50% जो है वो नॉर्मली ले रहे होते हैं। ये आपका 0.6, इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं। आप इसमें आप का टाइटल जो है आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप मतलब इसको किसी भी इस क्यूरी को किसी भी नाम से जो है वो सबमिट किया जा सकता है। ठीक है। अनटिल इसका रिजल्ट आए और इंशाल्लाह इसमें कोई सीपीजी आइलैंड मिल जाए। एक्चुअली मैं दिखाना चाह रही थी कि इसका रिजल्ट कैसे आता है। चलें, रिजल्ट तो हमारे पास आ गया है। बहुत सारे बल्कि सीपीजी आइलैंड आ रहे हैं हमारे पास। ये देखें। अब ये देखें, आपके पास ये 3 ग्राफ नजर आ रहे हैं। ठीक है। आपके पास ये वाला जो ग्राफ है ना, एक्चुअली ये इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी सीपीजी आइलैंड जो है वो इसको मिले हैं और उनकी परसेंटेजेस क्या थी। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो नॉर्मली उसकी परसेंटेज जो हमने इस तरह से 50 से ऊपर का रखा था, तो ये 50 से ऊपर का ही आ रहा है। इसी तरह हमने ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू को जो हमने कहा था उसके अकॉर्डिंगली एक इसका ग्राफ ये आ रहा है। ठीक है। नॉर्मली हम या तो ये वाला ग्राफ या इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली अपने रिजल्ट की जो है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये कह रहे हैं कि जो आपका आपका जो पहला सीपीजी आइलैंड बन रहा है, ये बन रहा है न्यूक्लियोटाइड नंबर 195 से लेकर 432 तक का। ठीक है। और ये पॉजिटिव स्ट्रैंड से बन रहा है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली इन्होंने क्या कहा है कि जो इम्बोज ने आपके ये जो प्रिडिक्शंस करवा के दी हैं, इसमें अगेन 200 से ज्यादा की लेंथ होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है जो थ्रेशोल्ड वैल्यू इन्होंने 0.6 रखी थी वो होगी। परसेंटेज जो है सीपीजी की जो 50% से ज्यादा की होगी। दूसरा आइलैंड इनको 473 से यहाँ तक का मिला है। इसी तरह से आप ये देखें, आपको आपके पास नंबर ऑफ सीपीजी आइलैंड जो है वो मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोलाई के जीनोम में मैंने बिल्कुल ही शुरू से ही कुछ सीक्वेंस लिए थे, हमारे पास नंबर ऑफ सीपीजी आइलैंड मौजूद हैं जिस जो कि इंडिकेट ये कर रहा है कि जीनोम जो है वो काफी स्टेबल है। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, चूंकि ये इकोलाई को डेफिनेटली यहाँ पर हम एजिंग के हवाले से तो कोई बात नहीं कर सकते,
बट अगर हम हमारे पास जीनोमिक डीएनए है तो फिर हम जा सकते हैं फर्दर इसके एनोटेशन पे कि एक तो ये कि भाई इसमें सीपीजी आइलैंड है, तो ये जो जीनोमिक रीजन जिस पे हम काम कर रहे हैं ये एक स्टेबल जो है वो एंट्री है। और फर्दर ये कि अगर इसके अंदर कोई जीन रीजन मौजूद है, ठीक है, तो वो जीन रीजन जो है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर शायद ऐसे अमाइनो एसिड हों, और अगर स्पेशली वो एजिंग से बिलोंग कर रहे हैं, वो जीन का ताल्लुक जो है वो रिंकल से या फिर हेयर की वाइटनिंग से है, तो पॉसिबल है कि ये जो सीपीजी आइलैंड है इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई मॉडिफिकेशन आ जाती होगी, कुछ चेंजेस आ जाती होंगी जिसकी वजह से ये जो एजिंग का प्रोसेस है आपका स्टार्ट होता होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ अगर हम इकोलाई के हवाले से बात करें तो इकोलाई में डेफिनेटली आपके पास एजिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये बाज़ाहिर इंडिकेट ये कर रहा है कि बिकॉज देर आर बिल्कुल ही शुरू ही के अंदर बहुत सारे सीपीजी आइलैंड मिल रहे हैं, विच इंडिकेटिंग कि ये जो जीनोमिक डीएनए है हमारा ये काफी स्टेबल डीएनए है। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन? अब मैं आगे की तरफ चलूं? ओके, फिर हम चलते हैं, ये हमारा जो आज का तीसरा टूल है जिसको हम कहते हैं पॉलिफिन, पॉलिफिन के नाम से। पॉलिफिन जो है हमारा पॉलिफिन 2 के नाम से, ये एक्चुअली करता क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखते हैं कि आपकी प्रोटीन के अंदर कोई अमाइनो एसिड जो है वो म्यूटेट हो गया है, ठीक है, तो वो जो म्यूटेशन है वो एक्चुअली कितनी डेंजरस हो सकती है उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए या उसके फंक्शन के लिए। तो पॉलीफिन जो है वो एक टूल है जो कि प्रिडिक्ट करता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट के व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली जो है ये काम हम अपना ह्यूमन के ऊपर जो है, ह्यूमन की जो प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर कर रहे होते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया या वायरसेस की प्रोटीन जो है उनके लिए भी कुछ अलग टूल्स आते हैं, बट पॉलीफिन 2 जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो काम करता है वो आपका ह्यूमन की प्रोटीन के हवाले से काम करता है। ठीक है, अच्छा, फिर हम जाते हैं इनोलेज के ऊपर अगेन। चूंकि हमने इनोलेज जो है वो ह्यूमन ही का लिया हुआ था, इसमें हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या कोई पीटीएम्स जो है वो आ रही हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो है कोई आ रही है, और अगर आ रही हैं तो वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ से देखें, हम जाते हैं यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं पीटीएम्स के अंदर आपके पास ये मॉडिफाइड कुछ अमाइनो एसिड है, एक तो पोजीशन नंबर 5 पे आ रहा है जिसमें आपका के जो है वो, अच्छा सॉरी, ये तो है आपकी पीटीएम्स आ रही हैं, मैं देखना चाह रही हूँ, ये तो आपकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन आ रही है। अब ये डिजीज वाले पोर्शन में अगर हम जाएं, यहाँ पर ही देखें डिजीज वाले पोर्शन में हमने जब ये यूनिप्लॉट कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने आपको कुछ म्यूटेशंस ऐसी दिखाई थी कि जिसमें ये बताते हैं कि कुछ एनालिसिस में देखा गया है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यानी कि 264 के ऊपर, इन केस ऑफ दिस इनोलेज 264 पोजीशन पे प्रोलीन जो है वो एलानीन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज अ नेचुरल वेरिएंट, ठीक है ना। अभी तक डेटा जो है या इंटरप्रिटेशन जो है ये कह रहे हैं कि ये एक नेचुरल वेरिएशन है, इसका बजाहिर किसी डिजीज से कुछ ऐसा ताल्लुक नहीं है, ठीक है, बट ये वेरिएशन आती है। पी जो है वो ए में कन्वर्ट हो जाता है पोजीशन नंबर 264 पे। अब हम जाते हैं पॉलीफिन 2 के ऊपर, और पॉलीफिन 2 को जो है हमने क्या करना है, अपना सीक्वेंस देना है। यहाँ पर पहली बात पोजीशन बतानी है 264, ठीक है। कौन सा अमाइनो एसिड था? नेटिव प्रोलीन था। कन्वर्ट किस में हुआ? ए के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इस क्यूरी को हम कोई भी नाम दे देते हैं, 1 2 3 लेट सपोज, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्या देंगे, प्रोटीन का सीक्वेंस देंगे इन द फास्टा फॉर्मेट। तो हम यहाँ पर जाते हैं और सीक्वेंस में जाके जस्ट इसको हम कॉपी करके और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, फिर इसको हम सबमिट करवा देते हैं। ये भी रन हो रहा है, ठीक है, ये मैंने कल आई थिंक यहाँ ये ट्यूसडे वाले दिन एक्चुअली मैंने इसको करके देखा था, इसको चला के देखा था। ये इसका रिजल्ट आ जाता है नॉर्मली कुछ ही देर में।
ठीक है, अभी ये चल रहा है, इसका रिजल्ट आ जाता है, जब तक मैं आपको जो नया टूल है एक और वो चला के दिखा देती हूँ, विच इज सेल पी लॉग के नाम से। सेल पी लॉग जो है ये भी आपकी, जिस तरह से पी सॉर्ट काम करता था ना, आपका सब सेलुलर लोकलाइजेशन करता है, इसी तरह पी सेल भी जो है, सेल पी लॉग जो है वो भी आपकी जो कहना चाहिए कि सब सेलुलर लोकलाइजेशन जो है उसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया, यहाँ से इसको लिंक को कॉपी किया और इसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो देखिए, ये कहते हैं कि सेल पी लॉग जो है एक पैकेज है, एक वेब सर्वर है जो कि प्रिडिक्ट करता है सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट की अलग करता है, प्लांट की अलग करता है, फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अलग हो गई, ह्यूमन की अलग हो गई, ग्राम पॉजिटिव की अलग हो गई, और वायरस के हिसाब से अलग हो गई। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हमारा ये जो केस है, इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो इनोलेज पे हम जो काम कर रहे हैं, ये आपका ह्यूमन से फॉर एग्जांपल लिया हुआ है। तो अगर मुझे ह्यूमन के हिसाब से करना है तो मैं पहला वाला जो है अ, ये वाला टूल इस्तेमाल करूंगी। अगर मेरी प्रोटीन वायरस की है या बैक्टीरिया में, इन दो में से किसी की है, या प्लांट की है या ह्यूमन की है, तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, बल्कि मैं इसको ह्यूमन पे जाती हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगेन मैं अपना जो सीक्वेंस है वो पेस्ट करूंगी। सॉरी, प्रोटीन का सीक्वेंस जो है वो मैंने यहाँ से लिया, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया और इसको सबमिट करवा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये हमारी प्रोटीन जो है वो सबमिट हो जाती है। मैं पॉलीफिन के ऊपर आती हूँ और ये हमारा देखें, ये रिजल्ट आ गया, ये अभी का है, 6 तारीख का। इस पे व्यू पे जाते हैं। अब ये देखें, इसके अकॉर्डिंगली, इस डेटा के अकॉर्डिंगली ये कह रहे हैं कि हमारी ये जो प्रोटीन है जो हमने दी थी इसको, जिसमें अमाइनो एसिड नंबर 264 को पी से ए में कन्वर्ट करवाया गया, पॉलीफिन 2 के अकॉर्डिंगली ये म्यूटेशन जो है, इट इज अ टाइप ऑफ अ बिनाइन म्यूटेशन। ठीक है, ये एक बिनाइन म्यूटेशन है, जो कि आपको देखिए यहाँ पर बीच में ये ब्लैक बार जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आपका ये रेड की तरफ जाता जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारी जो म्यूटेशन है उसका इफेक्ट जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर पड़ सकता है। बट ये प्रोटीन जो है, ये म्यूटेशन जो है हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे कोई खास फर्क नहीं डाल रही है। सो दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज अ बिनाइन म्यूटेशन होगी, इसका कोई इफेक्ट जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर या फंक्शन के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये अभी हमने जो ह्यूमन के अंदर सबसे लोकलाइजेशन करवाई थी, उसके अकॉर्डिंगली देखें, ये कह रहे हैं कि जो प्रोटीन हमने दी थी, ये कह रहे हैं कि ये प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में दोनों जगह जो है वो चेंज होती रहती है, यानी कि इनिशियली ये साइटोप्लाज्म में भी पाई जाती है, बट समवेयर ये इनोलेज एंजाइम जो है ये आपका न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज है आपकी। अच्छा, फिर हम आते हैं अपने तीसरे टूल की तरफ, जो कि हमारा मेरिस्टलाइजेशन के ऊपर है। ठीक है, हम बात कर रहे थे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के हवाले से, कि जब प्रोटीन, आपका प्रोटीन बन जाती है, तो प्रोटीन के बनने के बाद उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं वो होती हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन जो है वो कोई फंक्शनल ग्रुप की हो सकती है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आके ऐड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके अटैच हो सकता है, मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो सकता है, मतलब एनीथिंग जो आपका नॉर्मल मॉडिफिकेशंस हैं वो प्रोटीन के अंदर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के ऊपर आकर जो है वो बाइंड होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीरीन और थ्रियोनिन के ऊपर होती है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो मिथाइलेशन जो है वो नॉर्मली आपका जो सी एच ग्रुप है वहां पर हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह आपके पास सर्टेन मॉडिफिकेशन है, कार्बोक्सिलेशन जो है वो भी आपकी हिस्टडीन के ऊपर होती है, इसके अलावा दो चार और अमाइनो एसिड है जिनके ऊपर पॉसिबल होती है। अब ये कहते हैं कि अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि जिस प्रोटीन पे आप काम कर रहे हैं, क्या वो किसी लिपिड के साथ बाइंडिंग करती है, यानी कि जब प्रोटीन बन जाती है, क्या वो कोई ग्लाइकोलिप, सॉरी, वो आपके लिपोप्रोटीन तो नहीं है, यानी कि वो प्रोटीन जो कि जब एक्टिव होती है, फंक्शनली एक्टिव होती है, तो वो किसी लिपिड के साथ या फैटी एसिड के साथ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है, अपने अपने फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए उसको किसी फैटी एसिड की जो है बाइंडिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके एंड टर्मिनल पे मेरिस्टोलाइल जो आपका फैटी एसिड होता है
लिपिड मॉइटी होती है वो आके अटैच होती है, और फिर वो प्रोटीन जो है वो आपकी एक्टिव होती है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल की जो प्रोटीन है इनकी वो दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने उठाया, इसको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया, और इसको जस्ट मैंने रन प्रेडिक्शन करवाई। अब यहाँ पे ये देखें, ये कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंगली ये जो प्रोटीन है ये कोई एनेक्सिन के नाम से प्रोटीन है। इंटेंसिन इंटेस्टिन स्पेसिफिक एनेक्सिन आपकी एक प्रोटीन है जो कि ह्यूमन से ली गई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि अमाइनो एसिड नंबर इनका जो 25 है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो लिपिड मॉइटी आकर अटैच होती है। और इसको जब कैलकुलेट किया गया, इसकी अथेंटिसिटी को कैलकुलेट किया गया, तो उसकी जो चांसेस निकले, यानी कि ट्रू होने के चांसेस 0.988, यानी कि नियर अबाउट टू 1 है, जबकि इसके फेक होने के चांसेस जो हैं वो 0.011 के करीब हैं। तो ये कहते हैं कि जो मुख्तलिफ एल्गोरिदम थे, सॉरी एक सेकेंड, ये 25 पोजीशन नहीं है, ये एल्गोरिदम्स हैं। मतलब जब डिफरेंट एल्गोरिदम्स ने इसको रन किया, इस प्रोटीन को रन किया, तो ये कहते हैं कि ये प्रोटीन जो है इस पे मेरिस्टलाइजेशन जो है वो होती है, यानी कि लिपिड मॉइटी जो है वो एन टर्मिनल पर आकर अटैच होती है और आपकी प्रोटीन जो है वो मेरिस्टलाइटेड कहलाती है। ठीक है, तो जितना आपका न्यूरल नेटवर्क, यहाँ पर चूंकि न्यूरल नेटवर्क जो आपका एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, और उसके भी फिर फर्दर सब डिविजन्स होते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि 25 न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम्स जो हैं उन्होंने इसको ओबे किया, और उसके अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि आपकी प्रोटीन जो है वो आफ्टर सिंथेसिस जो है मॉडिफाई होती है, लिपिड मॉइटीज पे आके अटैच होती है, और ये प्रोटीन आपकी मेरिस्टोलाइटेड प्रोटीन जो है वो होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें मॉडिफिकेशन जो है वो पॉसिबल है। फिर उसके बाद हम ये एक और मॉडिफिकेशन चेक कर सकते हैं, जिसको हम सल्फिनेटर एक टूल है उसके जरिए चेक करते हैं, कि यानी कि अगर आपकी प्रोटीन जो है उस पर सल्फेट ग्रुप आकर अटैच होता है, तो सल्फेट ग्रुप भी जो है वो कुछ रेयर केसेस में होता है, तो उसका रिजल्ट जो है वो कैसे आता है, उसके लिए अगेन मैं यहाँ पर इन्हीं की एग्जाम्पल की प्रोटीन ले लेती हूँ। बट आप जिस भी प्रोटीन पे काम करेंगे डेफिनेटली आप उसका सीक्वेंस जो है यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो क्या आता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, कहते हैं कि अगर को सल्फेट ग्रुप जो है वो आकर आपका सल्फिनेशन अगर होती है आपकी प्रोटीन में, तो वो कहाँ होती है। नॉर्मली सल्फिनेशन जो है इन्होंने कहा है कि वो टायरोसिन अमाइनो एसिड पे होती है, पहली बात। ठीक है, तो इस पूरी प्रोटीन के अंदर इन्होंने कहा है कि आपके पास टोटल 82 टायरोसिन थे, जिनमें से 8 टायरोसिन जो हैं उनकी प्रिडिक्शन की गई है कि वहां चांस है कि आपका सल्फेट ग्रुप, यानी कि टायरोसिन जो है उसके साथ सल्फेट ग्रुप आकर अटैच होगा, यानी कि वो मॉडिफाई होगा। अब उसके अंदर भी कितनी अथेंटिसिटी है, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे कट ऑफ वैल्यू जो है वो 55 रखी हुई है। ठीक है, ये जितनी कम होती जाएगी इतना रिजल्ट आपका अथेंटिक होगा। ठीक है, ये जितनी ऊपर चली जाएगी डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है वो इतना ही अनअथेंटिक होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें, आपका जो पहला रिजल्ट है इसकी ई वैल्यू 53 है, जो सबसे लास्ट में, बल्कि नहीं, यहाँ बीच में 9.3 भी आ रहा है। तो आपका एक रिजल्ट जो मिनिमम आ रहा है वो 9.3 का आ रहा है, जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो 54 का आ रहा है। 54 पे 3 आ रहे हैं, 1 2 और 3, फिर 53 पे एक और आ रहा है, यानी कि 4 प्रिडिक्शन जो हैं वो बहुत ज्यादा कहना चाहिए अथेंटिक नहीं है। और जो बाकी की 3 है, 34 29 ये और ये लास्ट वाली, ये जो 4 हैं ये आपकी कुछ अथेंटिक है। इनमें सबसे ज्यादा अथेंटिक जो है वो 9.3 वाली है, जिसके अकॉर्डिंगली ये वाला जो टायरोसिन है, ठीक है, पॉसिबल है कि इसके ऊपर सल्फिनेशन होगी, और प्रोटीन जो है आफ्टर सल्फिनेशन ही अपना प्रॉपर वर्क जो है वो कर सकेगी। अब लेट सपोज आपके पास ये इंफॉर्मेशन आई, अब आप जो है ऐसी ही प्रोटीन किसी दूसरे सोर्स से उठाते हैं, और वहां अगर आप ये देखें कि आपका ये अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो गया, लेट सपोज म्यूटेशन आ गई, सब्स्टिट्यूशन आ गई है, तो डेफिनेटली हम चूंकि ये कह रहे हैं कि इस अमाइनो एसिड का ताल्लुक सल्फिनेशन से है, और वो सल्फोनेशन जो है वो डेफिनेटली प्रोटीन के फंक्शन में इन्वॉल्व होगी, तो अगर कोई ये अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है तो वो सल्फोनेशन नहीं करेगा, और जब सल्फोनेशन नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली वहां पर आपका जो प्रोटीन का फंक्शन है वो भी प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन के सीक्वेंस लेवल पर ही प्रोटीन के फंक्शन के हवाले से, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से जो है हम डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो था ना हमारा ये मॉड्यूल 2 जो था, इसमें मैंने आपको डिफरेंट टूल्स चलाकर दिखाने थे, मॉड्यूल 2 का हिस्सा था ये।
मॉड्यूल 3 में हमने सीक्वेंस एनालिसिस में पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करवानी है ब्लास्ट के जरिए। ठीक है। फिर हमने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करवानी है दोनों के जरिए, आपके जो ऑनलाइन टूल हैं उनके जरिए भी करवानी है, और जो आपके डेस्कटॉप बेस्ड टूल्स हैं उसके जरिए भी करवानी है। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें करेंगे, और फिर हम बनाएंगे फाइलोजेनेटिक ट्री। तो ये हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन, तो इसका मतलब है कि हम अपने मॉड्यूल 2 और 3 को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको टास्क दूंगी, असाइनमेंट दूंगी, जो आपको कलेक्टिवली जो है वो सॉल्व करना होगा। अच्छा, असाइनमेंट जो है आप लोग मुझे भेज रहे हैं काइंडली, वो जो शुरू में मैंने कहा था उन लोगों के लिए कि जो उस दिन रखना चाह रहे थे क्लास, तो मुझे ये लगा कि चूंकि उन्होंने टाइमली कंप्लीट किया है तो एटलीस्ट मुझे उनको रिस्पॉन्स करना चाहिए। ठीक है। अब आप लोग जो कर चुके हैं काइंडली आप लोग अपना डेटा अपने पास रखें। हम संडे वाले दिन क्लास रखेंगे, तकरीबन यही टाइम होगा हमारा 3 बजे का। आप चाहें तो हम 2 बजे भी रख सकते हैं संडे वाले दिन, वो आप लोग बता दीजिएगा, उसके हिसाब से कंसेंसस कर लेंगे। जल्दी रखना चाहते हैं तो हम संडे को, एक्चुअली संडे को, यस सॉरी, मेरी क्लास होती है 1:30 बजे तक, मेरी क्लास होती है। तो 1:30 बजे से आप बता दीजिएगा जो भी आप रखना चाह रहे हैं टाइम, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम अपनी एक असाइनमेंट के ऊपर क्लास रखना चाह रहे हैं। आप लोगों के सामने वो जो एक्सरसाइजेस थी मैं सॉल्व करके बताऊंगी, उनके आंसर बताऊंगी। आप लोगों ने अपने अपने असाइनमेंट को उसके साथ टैली करना है कि कितना आप लोगों ने सही किया और कितना आप लोगों का गलत असेसमेंट थी। बट अभी तक जो मेरे पास असाइनमेंट आए उसमें तकरीबन 99% केसेस जो हैं वो बिल्कुल सही काम किया हुआ है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? ओके। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। ठीक है। आप लोगों में से जो जाना चाहता है वो बेशक जा सकता है।